जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपके पास टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। यानी एक डाइपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम स्ट्रेट लाइंस, ये हमने स्ट्रेट लाइंस बना दी और इक्वल स्पेस, इनके बीच स्पेस होना चाहिए इक्वल। क्लियर? तो ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। क्लियर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही साइड को यानी सेम साइड हो और उनके बीच अगर स्पेसिंग क्या हो, इक्वल हो, तो वो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उस फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल को रखना है, तो वो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया। सपोज ये आपके पास कोई डाइपोल है, ये आपके पास डाइपोल है ए बी। क्लियर? ये ए बी एक डाइपोल है जो कि आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। क्लियर? तो डाइपोल का डाइपोल है तो इस एंड पे चार्ज माइनस क्यू, इस एंड पर आपके पास प्लस क्यू। क्लियर? ओ इस डाइपोल का अगर आपके पास सेंटर है और इस डाइपोल की लेंथ अगर 2a है, क्लियर, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्लियर? अब हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जब किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू ई क्यू। क्लियर? ये आपके पास फॉर्मूला कहां से आया? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन क्यू, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो यहां से F इक्वल टू ई क्यू। क्लियर? तो ये Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ को, जिसकी वैल्यू होगी ई क्यू। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी डायरेक्शन वही होती है जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया? अब जो इस डाइपोल का दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज भी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू भी इतनी होगी ई क्यू। क्लियर? लेकिन इस चार्ज का जो आपके पास साइन है वो क्या है, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है क्यू क्यू, लेकिन जो पोलरिटी है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब ये चार्ज भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन इस चार्ज पर अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन इस फोर्स के ऑपोजिट होगी। क्लियर? तो इस चार्ज पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगी QE, यानी अप्लाइड फील्ड के जस्ट क्या होगी, ऑपोजिट होगी। क्लियर हो गया? अब इस डाइपोल यानी दोनों चार्ज जो A और B पॉइंट पे जो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों पॉइंट पे जो फोर्स है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है ई क्यू। क्लियर? लेकिन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर? अगर हम इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट पर ये जो आपके पास लाइन है इलेक्ट्रिक, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। क्लियर? तो इसको नाम दे दिया हमने C। तो जो BC है ये आपके पास दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? अब देखिए जो इस डाइपोल पर अगर हम नेट फोर्स निकालें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर।
क्लियर? तो ये चार्ज जो आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है QE, सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो F वेक्टर इक्वल टू QE। क्लियर? हमने यहां पे सिर्फ क्या लिया, मैग्नीट्यूड। तो दोनों चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो QE, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला है ये क्या है आपके पास, अलोंग E, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, जबकि ये वाला फोर्स जो है वो क्या है आपके पास, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर? तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो फोर्स है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा आपके पास, नेट फोर्स एक्सपीरियंस। तो F इक्वल टू QE माइनस QE। माइनस हमने क्यों करा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन को, तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो फोर्स 0 आया ये वो फोर्स है जो इस डायपोल को मूव कराने के लिए है, यानी आपके पास डायपोल में जो ट्रांसलेशन मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन, वो आपके पास क्या है, 0। यानी इस डायपोल पर जो ट्रांसलेशन यानी इस डायपोल को मूव कराने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या आएगा, 0। तो इसलिए डायपोल में जो ट्रांसलेशन मोशन है वो 0 हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन मोशन का मीनिंग हुआ कि आपके पास अगर कोई एक सिंगल चार्ज होता, तो अगर एक सिंगल चार्ज को अगर हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये चार्ज इस तरह से मूव करता। अगर ये चार्ज क्या होता, फ्री होता, तो ट्रांसलेशन का मीनिंग हुआ कि चार्ज का अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना, यानी यहां से आपके पास चार्ज यहां पर आ गया, तो ये इसने इतना ट्रांसलेट करा, यानी ये हुआ ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर? तो इसलिए ये डाइपोल जो है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, यानी इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेगा। क्लियर? तो इसलिए डाइपोल का जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो क्या है आपके पास, 0, यानी डाइपोल में कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। अब दूसरा मोशन अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा मोशन होता है आपके पास रोटेशनल मोशन। क्लियर? अब रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो जब किसी भी सिस्टम पर दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है QE, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं कपलिंग फोर्स। क्लियर? कपलिंग फोर्स। तो कपलिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी सिस्टम पर अप्लाई हो, यानी जो दो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, जस्ट अपोजिट हो, तो उस तरह के फोर्स को बोलते हैं कपलिंग फोर्स या कपल फोर्स। ऐसे फोर्स डाइपोल जो सिस्टम है, यहां पे सिस्टम क्या है, डाइपोल, उस डाइपोल में कोई ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं करेगा, लेकिन उस डाइपोल में रोटेशनल मोशन करेगा। रोटेशनल मोशन हमने 11th में पढ़ा है, टॉर्क, जिसको हम सिंबल बोलते हैं आपके पास, यानी जब कोई सिस्टम एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है। क्लियर? तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे हमारा डोर है, तो डोर अपने हिंजे के अबाउट क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर? तो वहां पे डोर में ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता। अगर हम डोर को ओपन करें या क्लोज करें तो वहां पर डोर को ओपन एंड क्लोज में हमेशा जो मोशन होता है वो कौन सा आता है आपका, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट होती है, जैसे मार्कर है तो इस तरह से आपके पास रोटेट करेगा। क्लियर? तो ये हुआ आपके पास रोटेशनल मोशन। जबकि ट्रांसलेशनल मोशन क्या हुआ, ये इस तरह से ट्रांसलेट। तो डाइपोल इस फील्ड में ट्रांसलेट नहीं करेगा, अपनी पॉइंट जो O है इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर? तो इस यानी ये आपके पास जो दो फोर्स है, ये फोर्स क्या आपके पास कपलिंग फोर्स है, और कपल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस करता है टॉर्क को। क्लियर? तो टॉर्क हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो टॉर्क क्या है बेसिकली, यानी जब किसी सिस्टम पर दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उस तरह के फोर्स को बोलते हैं कपल फोर्स। और ये कपल फोर्स हमेशा सिस्टम में एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉर्क का मीनिंग हुआ
कि किसी सिस्टम का एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करना या रोटेट करना, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा है, क्लियर। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, क्लियर। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अब जो दोनों फोर्स हैं उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू ई, मल्टीप्लाई दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे दोनों फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये बीसी है जो हमने निकाल दिया है, क्लियर। ये 2a इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीसी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। और ये आपके पास जो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हो गया 2a डाइपोल की लेंथ, और ये एंगल आपका हो गया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC ओवर बेस AC, क्लियर। तो BC इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AC साइन थीटा, और AC क्या है? 2a, तो 2a साइन थीटा, क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब Q, अब ये 2a इसको हमने एक साथ ले लिया, और ये बचेगा आपके पास E साइन थीटा, क्लियर। अब देखो Q यानी डायपोल का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायपोल की दोनों चार्ज की सेपरेशन डिस्टेंस, तो Q इंटू 2a, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसका? डायपोल का, जिसकी डायरेक्शन कहां को है? -q से प्लस q चार्ज की ओर, क्लियर। तो इसकी वैल्यू का, और टॉर्क का सिंबल आपके पास ये है। अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे P E साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप। ये आपके पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, AB साइन थीटा एन कैप, जहां पे एन कैप क्या होता था? यूनिट वेक्टर, यानी A और B के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? AB साइन थीटा, यानी AB साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं A क्रॉस B। तो यहाँ पे A और B की जगह है, A की जगह P है और B की जगह आपके पास E, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E इक्वल टू टॉर्क। अब टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा आपके पास? वेक्टर, क्लियर। हमेशा जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उनका जो रिजल्टेंट है यानी टॉर्क जो भी रहेगा वो भी ऑलवेज आपके पास क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो टॉर्क इक्वल टू पीई, आपके पास पीई साइन थीटा, या टॉर्क इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो इसका मीनिंग हुआ कि जब किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, क्लियर। इस डायपोल में ट्रांसलेशन मोशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस डायपोल पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? 0, क्लियर। और डायपोल पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? कपलिंग फोर्स या कपल फोर्स। अब कपल फोर्स हमेशा सिस्टम में टॉर्क प्रोड्यूस करता है और टॉर्क हमेशा सिस्टम को रोटेट कराता है, क्लियर। इसलिए इस डायपोल में सिर्फ आपके पास रोटेशनल मोशन होगा, जिसके कारण डायपोल क्या होगा? रोटेट होगा। अब डायपोल रोटेट किस तरह से होगा? ये जो कपलिंग फोर्स है, ये कपलिंग फोर्स जो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये कपलिंग फोर्स इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करेगा, यानी ये इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर देगा? पैरेलल, यानी इसके अलोंग कर देगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि टॉर्क यानी इस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से किस एंगल पर रखें
कि टॉर्क आपके पास मैक्सिमम हो, यानी टॉर्क क्या होगा उस केस में मैक्सिमम हो। तो अब अगर हम इफ थीटा इक्वल टू क्या रख दें 90, तो अगर हम यहां पर पुट करें तो साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास 1। तो इसका मीनिंग हुआ कि जब थीटा आपके पास 90 होगा तब उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और वो किसके बराबर होगा पीई। तो इसलिए टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पीई, यानी जब आपके पास ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल अगर हम इस तरह से रख दें माइनस क्यू प्लस क्यू, तो उस केस में एंगल कितना होगा 90। तो उस केस में ये डायपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्लियर, जिसकी वैल्यू क्या है पीई। क्लियर हो गया। अब मिनिमम कैसे करेगा, मिनिमम कब होगा जब ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल का मतलब इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क मिनिमम, तो टॉर्क मिनिमम क्या हो जाएगा पीई साइन 0, क्लियर, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो होल टर्म से क्या आ जाएगा 0। यानी जब आपके पास ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, या इसमें हम दूसरा केस भी बोल सकते हैं एंटी पैरेलल, तो 0 रखें या आप 180 डिग्री रखें, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0। यानी जब आपके पास डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या आपके पास एंटी पैरेलल हो, तो जब आपके पास 0 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे आपके पास पैरेलल, क्लियर, और जब आपके पास 180 डिग्री है तो वो हो जाएगा एंटी पैरेलल। तो जब आपके पास डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, और वो कितना होगा 0। और मैक्सिमम कब होगा जब आपके पास डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, उस केस में साइन 90 की वैल्यू क्या 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहां पे टॉर्क बेसिकली डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास 90 पर, तो उस केस में टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, और मिनिमम होती है आपके पास, यानी क्या हो जाएगा 0 पर और 180 पर, क्लियर। तो ये टॉर्क की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम इस टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें, तो इसमें अगर हम टॉर्क को देखें डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है, क्लियर, और जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो कुछ इस तरह से है P वेक्टर, जो कितना एंगल बना रहा है आपके पास थीटा। तो जब कोई भी दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो, जैसे यहां पे एक वेक्टर P वेक्टर है, दूसरा E वेक्टर है, तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी टॉर्क, इसकी डायरेक्शन हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर होगी इस तरह से। तो यहां पे जो टॉर्क है ये इस E के भी परपेंडिकुलर है, और यही टॉर्क है आपके पास P के भी परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क P और E दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर P और E एक प्लेन में है, यहां पे प्लेन को अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड ले लूं, अगर इस व्हाइट बोर्ड में P और E है, तो ये टॉर्क इस तरह से आपके पास क्या होगा आउटवर्ड की ओर, यानी इस प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर, क्लियर। तो उस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी P और E दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे आपके पास जस्ट क्या होता है 3 डायमेंशन में, अगर हम एक्स एक्सेस ले लें, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, अगर एक्स एक्सेस को अगर P वेक्टर है और जेड एक्सेस को अगर आपके पास E वेक्टर है, तो जो टॉर्क होगा वो y एक्सेस के अलोंग होगा, क्योंकि जो टॉर्क है वो P के भी परपेंडिकुलर होगा और जब आपके और E के भी परपेंडिकुलर होगा, जबकि यहाँ पे P और E आपके पास कितना एंगल है थीटा। ये थीटा आपके पास 90 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है आपके पास। अगर हम डायपोल को इस तरह से रख दें तो 90 हो जाएगा, अगर हम अलाउ कर दें क्या हो जाएगा 0, क्लियर। तो टॉर्क की डायरेक्शन P और E दोनों के क्या होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास कि एक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्लियर। तो यहां पे मेन पॉइंट आपके पास ये है कि डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ आपके पास रोटेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेशनल मोशन उसका क्या होता है 0, क्योंकि नेट फोर्स कितना हुआ 0।